नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से साहित्य की नगरी में स्वागत है। तो आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी का गुली डंडा। और ये जो गुली डंडा कहानी है वह मानसरोवर भाग प्रथम का कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्तों, माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। ना लान की ज़रूरत, ना कोट की, ना नेट की, ना थापी की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महँगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बना हट फिटकीरी का चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों को अरुचि हो गई। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेल की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़के के सिर क्यों या बसन पर मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आंखें फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली इन सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों से गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत-अछूत अमीर-गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह टगमगा रहा है और मैं हूँ कि बनाने में मस्त हूँ। न नहाने की शुद्धि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसे ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकलियाँ कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप ये थे या नहीं, कहाँ रहता है, क्या खाता है, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसका जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़ कर स्वागत करते थे और अपना गोईसा बना लेते थे। एक दिन में और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पधा रहा था, मैं पध रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पधाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पधना 1 मिनट का भी अखड़ता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो इसी अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया अपना दाँव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाँव देकर जाओ। पधाया तो बड़े बहादुर बन के पधने में बेर क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पधाओ तो मैं दिन भर पधता रहूं? हाँ, मैं दिन भर पधना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं? हाँ, मेरा दाँव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है, दाँव दिया है, दाँव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था वो लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैंने तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाँव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं,
जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाँव लेने के क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरी दाँव देकर जाओ, अमरूद समरूद में नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैंने रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले और डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिटा गया। यह मुझे उस समय की अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। कहानी का दूसरा भाग। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसे फूला कि अपने हम जोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे। वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ सस्ती थी और मोहल्ले के स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं सारे खुशी को फूलों न समाता था। लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितना स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे हैं, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस समय को देखते ही इतना मधुर बाल स्मृति हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यारे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था, वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था, वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियों बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीन हो रही थी। मगर वो दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैंने अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहसी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवड़न में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है? तो शायद वही हो। हाँ है तो, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा न क्यों नहीं। आप मज़े में हो? बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइन हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर है? मतई तो मर गया। दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडे खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार?
अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारी एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह 18 टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना देंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वो आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली और गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारी वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़प्पन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ ना धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकले आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम कोसों तक भी तल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झूमर बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लिया। चटपट गुल्ली डंडा बना गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जा गिरी। यह वही गया है जिसके हाथ में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुलिया को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी में पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर अब ओछी छोटी पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती, तो मैं झट छपक कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टाँड लगाता। गया यह सारी बेकायदियाँ देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे अब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे से लगते ही नहीं। कहीं दाहिने जाती है, कहीं बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। ना लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम वाला बेईमानी कैसे करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गद्दा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक की छूटी हो। इस परिणाम के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझ इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करो। मेरी हरज की क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा।
अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूँगा। फिर कौन दाँव देने आता है? गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई तन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार। और जो किस ईंट से टकरा गई हो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर बाद आए। इसी वक्त मुकाबला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाँड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग चलते चलाते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच खेलने देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़प्पन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी व झिझक व हिचकिचाहट व बेदिली आज ना थी। लड़प्पन में जो बात थी आज उसमें प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज कर खबर लाती थी। पढ़ने वाले में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक दब गया। गया का तमताया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़प्पन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। और मुझे मालूम हुआ कि कल गया मैंने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचुम्बर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़प्पन था तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को कहानी ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।